नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और हम लोग कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। मॉडल पेपर में देखिए खंड अ में कुल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे, जिसको हम लोग हल करके देख चुके हैं। और खंड ब में सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में 6-6 सवाल दिया गया था और उन सभी को हल करके भी हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। देखिए आपका सवाल नंबर 3 जो है, 2 सवाल दिया गया है या दोनों में से मतलब कोई एक सवाल आपको करना रहेगा और ये 6 अंक का सवाल है ना? आप चाहे तो इसको करो, चाहे तो इसको करो। हम यहाँ पर दोनों सवाल को हल करके आपको बताएँगे। आपको जो अच्छा लगे उसको आप हल कीजिएगा एग्ज़ाम में। देखिए आपका सवाल नंबर 3 है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएँ कितनी है ना? तो सबसे पहले देखिए इसी सवाल को हल कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नीचे वाले सवाल को हल करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग आपको सवाल में 66 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या सबसे पहले निकाल लीजिए कौन-सी है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए जब 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, दूसरा दहाई का अंक होगा। तो यहाँ से देखिए आपको मान लेना है माना इकाई का अंक x है और इसी तरीके से आपको मान लेना है दहाई का अंक y है। यहाँ से हमने क्या मान लिया, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो आपका देखिए इससे संख्या क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे जो हमने अंक माना है इससे बनी संख्या क्या होगी। संख्या देखिए आपका क्या बनेगा, दहाई का अंक y है, आपका हो जाएगा 10y प्लस इकाई का अंक आपका क्या है x है, तो 10y प्लस x हो जाएगा संख्या। यहाँ पर जो 2 अंकों की संख्या हमने माना है उसके आधार पे आपका संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। और फिर देखिए यहाँ पे अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है ना, तो यहाँ से अंकों को उलटने पर बनी संख्या निकाल लीजिए। नई संख्या आपकी हो जाएगी, देखिए अंकों को उलट रहे हैं ना, अंकों को यानी जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक हो जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाएगा। तो उससे बनी नई संख्या आपका देखिए हो जाएगा, जब दहाई का अंक x हो जाएगा तो आपका 10x हो जाएगा, उससे बनी संख्या आपका 10x प्लस हो जाएगा आपका y आपका इकाई का अंक हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या माना है, ये जो संख्या प्राप्त किया है इसमें इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या आपका 10x प्लस y हो जाएगा, है ना? और देखिए आपको सवाल में क्या कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो यहाँ से देखिए आपका प्रश्नानुसार हो जाएगा, 2 अंकों की एक संख्या है ना, 2 अंकों की एक संख्या हमने क्या यहाँ से निकाला है 10y प्लस x, तो आपका हो जाएगा 10y प्लस x और अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या आपकी 10x प्लस y है। तो इन दोनों का योग जो है सवाल में कह रहा है कि 66 है। इन दोनों का योग प्रश्नानुसार क्या है 66 है। हमने 66 के बराबर दिखा दिया। तो यहाँ पे देखिए 10y और 1y है, 10 एक हो जाएगा 11y और x मिलके आपका हो जाएगा प्लस 11x बराबर आपका 66 है। और फिर देखिए यहाँ से 11 कॉमन हो जाएगा, 11 आप कॉमन ले लेंगे तो आपका कोष्टक में बचेगा x प्लस वाई कर लेते हैं, x प्लस वाई बचेगा बराबर आपका 66 है। और देखिए 11 से ये 66 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई बराबर 6। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और फिर देखिए सवाल को आगे पढ़िए, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि संख्या के अंकों का अंतर है ना, यहाँ पर देखिए संख्या क्या-क्या है। एक बार देखिए हमने क्या माना है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो संख्या के अंकों का अंतर, तो यहाँ पे संख्या का अंक कौन-कौन सा होगा, x और y है ना? है कि नहीं? यहाँ पे संख्या का अंक x और y है। तो सवाल में संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो प्रश्नानुसार फिर से आपका देखिए यहाँ पे लिख देंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, संख्या के अंकों का अंतर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर आपका 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, है ना? इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और x माइनस वाई और हमें मिलेगा आपका y माइनस x, है ना? और y माइनस x को मान लीजिए y माइनस x, जब संख्या के अंकों को उलटने पे जो नई संख्या बन रही है उस टाइम पे क्या होगा, y माइनस x बराबर आपका 2 हो जाएगा। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे देखिए क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। आप सेंटेंस को पूरा लिख लीजिएगा, समीकरण 1 प्लस 2 मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 आपका x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर आपका 6 है समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर है आपका, x माइनस वाई बराबर है आपका 2। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो y से कट जाएगा, हो जाएगा आपका 2x बराबर 6 2 8 हो जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, है ना? तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमें 4। ठीक है, हमने अभी किसको लिया है, 1 और 2 को लेकर हल किया, तो x बराबर हमें 4 मिला है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई है, तो आपका 4 प्लस वाई बराबर हो जाएगा क्या 6। समीकरण 1 आपका ये है बराबर 6। तो आपका y बराबर देखिए हो जाएगा 4 उधर घट जाएगा, तो y 6 में से 4 घटेगा तो 2। तो यहाँ से देखिए x बराबर 4 y बराबर 2 हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से संख्या आपकी हो जाएगी 10y प्लस x। यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो आपका देखिए संख्या यहाँ से ज्ञात हो जाएगी, संख्या क्या है 10y प्लस x। तो आपका 10 इंटू 2 हो जाएगा, ये है ना संख्या 10y प्लस x। तो 10 इंटू वाई यानी 2 हो जाएगा प्लस x है, तो x का मान हमने निकाला है 4। तो 10 दूनी 20, 4 हो जाएगा 24, है ना। जो संख्या हमें प्राप्त होगी 24 प्राप्त होगा। अतः संख्या 24 प्राप्त होगी। ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी संख्याएं कितनी है, तो यहाँ पे देखिए एक संख्या हमें मिल गया 24, है ना 24। और दूसरी संख्या हमें हमें मिलेगा जब हम समीकरण 3 और 1 को हल करेंगे। समीकरण 3 और 1 को हल करेंगे तब हमें एक और संख्या मिल जाएगी। तो देखिए समीकरण 1 और 3 को हल करिए, तो इसको भी देखिए हम क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 कर देंगे। समीकरण आप लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए समीकरण 1 और 3 को। समीकरण 1 है आपका, देखिए इधर कर ले रहा हूं मैं, है ना, ध्यान दीजिएगा आप कि कब मैं कहां पे किधर कर रहा हूं। इधर कर लेता हूं समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो आपका x प्लस वाई बराबर 6 है समीकरण 1। x प्लस वाई बराबर है आपका 6, ये है समीकरण 1। और समीकरण 3 को जोड़ रहे हैं, समीकरण 3 है आपका y माइनस एक्स, है ना, बराबर है आपका समीकरण 3 बराबर 2 है। ठीक है, अब इनको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस का x प्लस का x से कट जाएगा, और y y मिलके हो जाएगा आपका 2y, और 6 2 हो जाएगा 8। और यहाँ से देखिए 2 चौके 8, यानी y का मान देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 4। कब मिलेगा, जब हम देखिए y माइनस x बराबर 2 ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर। तो हमने इकाई का अंक x माना है, दहाई का अंक y माना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार हम x माइनस वाई बराबर 2 लेंगे और एक बार y माइनस x बराबर 2 लेंगे, तो हमें क्या दो संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए y बराबर 4 हमें मिल गया, तो x का मान निकाल लीजिए। 1 और 3 को हल किया हमने, तो इसी y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। यहाँ से क्या करिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका x प्लस वाई, वाई बराबर 4 निकाला है, और बराबर है आपका समीकरण 1 6। तो 6 के 4 उधर जाके घट जाएगा, तो यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा आपका 2, x बराबर 2। अतः संख्या, यहाँ से देखिए संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से इस कंडीशन में हमें संख्या क्या मिलेगा भाई, हमें देखिए संख्या मिल जाएगा क्या, क्या संख्या हमने माना है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो आपका 10 इंटू वाई, वाई का मान कितना 4, 4 प्लस 10y प्लस x है, x बराबर है 2। तो यहाँ से देखिए संख्या हमें मिल जाएगा कितना 10 चौके 40 प्लस 2, ठीक है 40 प्लस 2 क्या हो जाएगा 42। तो अतः संख्या हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। 10 चौके 40, 40 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 42 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा जगह मैं कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा आपका 42, है ना, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको 42। तो दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी 42। तो कितनी संख्याएं हैं, ऐसी दो संख्याएं हैं। लास्ट में आपको देखिए लिख देना है, लास्ट में आंसर लिख देना है अतः संख्याएं, अतः संख्याएं या अतः संख्या आपका 24 और 42 है, अतः संख्या 24 और 42 है, ऐसा आपको लास्ट में आंसर के रूप में लिख देना है। अब देखिए ये सवाल नंबर 3 का पहला सवाल हल हो चुका है। अगर आप लोगों को देखिए हमारा सवाल बताया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और फिर देखिए हमारा तीसरा का दूसरा सवाल है। अब जिनको देखिए ये थोड़ा कम समझ में आया है, इसके आगे वाला सवाल करिए, क्योंकि खंड ब में आपका तीसरे में देखिए 2 ऑप्शन है, या तो इसको करना है या तो एक और सवाल दिया है उसको करना है। देखिए खंड ब में प्रश्न नंबर 3 का अथवा वाला सवाल है ना। इसके पहले वाले सवाल को हल करके देख लिया, अथवा वाला सवाल है। देखिए आपका 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय क्या है, यही आपको बताना है। देखिए इसका आधा सेंटेंस यहाँ पे नूरी और सोनू की आय कितनी है, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, प्रश्न नंबर 3 का हल इसको हमने डाल दिया है। ठीक है, आपको एग्जाम में देखिए अथवा वाले सवाल को, दोनों में से कोई एक ही सवाल को हल करना है। तो देखिए यहां से देखिए आपको सबसे पहले मान लेना है कि माना नूरी की वर्तमान आय x है और सोनू की वर्तमान आय y है। सबसे पहले आपको मान लेना है। तो यहां से देखिए सबसे पहले आपको मान लेना है, माना नूरी की वर्तमान आय x और सोनू की वर्तमान आय y है। यही हमें बताना है कि नूरी और सोनू की आय कितनी है।
तो यहाँ पर देखिए सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय और सोनू की आय सबसे पहले निकाल लीजिए कि 5 वर्ष पहले नूरी की आय कितना था और सोनू की आय कितना था। तो यहाँ से लिखेंगे आप 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय बराबर देखिए हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व, पीछे का पूछ रहा है, और नूरी की वर्तमान आयु हमने माना है x, तो 5 वर्ष पूर्व आपका हो जाएगा, वर्तमान आयु से 5 साल पीछे जा रहे हैं तो x माइनस 5 कर देंगे, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, वर्ष में सारी चीजें बात हो रही है ना, तो आपका x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह से आप 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु पहले लिख लीजिए। तो यहां से देखिए 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर हो जाएगा, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y है, y हमने माना है, तो 5 वर्ष पूर्व आपका y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी है। नूरी की आय कितनी है भाई 5 वर्ष पहले, x माइनस 5 है ना। आपका देखिए नूरी की 5 वर्ष पहले आय कितनी है, x माइनस 5 है, ठीक है। और सोनू की 5 वर्ष पहले आय कितना हमने निकाला है, y माइनस 5 है, y माइनस 5 है। और सवाल में क्या कह रहा है कि सोनू की आय की 3 गुनी है। जो नूरी की आय है 5 वर्ष पहले, ये नूरी की आय है, सोनू की आय की 3 गुनी है, ये सोनू की आय है 5 वर्ष पहले, तो इस आय की 3 गुनी है, किसका 3 गुना है, नूरी की आय। नूरी की आय बराबर हम लिख देंगे सोनू की आय का 3 गुनी, ठीक है। ये प्रश्नानुसार हमने लिखा है सवाल में जो दिया गया है। तो इसको देखिए हल कर लीजिए, तो आपका देखिए x माइनस 5 बराबर हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस 3 पचे 15 हो जाएगा। और फिर देखिए 3y को इधर पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 5 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो आपका देखिए x माइनस 3y बराबर आपका 5 माइनस 15 हो जाएगा, और x माइनस 3y बराबर हो जाएगा, 15 में से 5 घटेगा तो आपका माइनस 10 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 हम इसको मान लेंगे। और सवाल को आगे पढ़िए। 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करिए, 10 वर्ष बाद है ना, तो 10 वर्ष बाद देखिए यहां से लिख दीजिए 10 वर्ष बाद। यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पश्चात आपका नूरी की आय कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है ना, तो नूरी की आय हो जाएगी आपका, देखिए हमने नूरी की वर्तमान आय माना है x, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय हो जाएगी आपका x प्लस 10, और 10 वर्ष पश्चात आपका सोनू की आय हो जाएगी आपका y प्लस 10। यहाँ से देखिए हम क्या किया, 10 प्लस y प्लस 10 कर दिया हमने। यहाँ से क्या किया, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात आपका नूरी की आय हो जाएगा x प्लस 10, और सोनू की आय हो जाएगी y प्लस 10। x और y क्या है, सोनू और नूरी की वर्तमान आय है ना। तो यहां से देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, ये नूरी की आय है। और 10 वर्ष पश्चात कह रहा है कि सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी, किसकी आय, नूरी की आय। हमने देखिए सोनू की आय का 2 गुना कर दिया बराबर नूरी की आय 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन प्रश्नानुसार आपका ये भी हो जाएगा इतना। तो इसको देखिए हल कर लीजिए, x प्लस 10 बराबर 2 का इसमें गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2y, और प्लस आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा। और फिर देखिए y की इधर पक्षांतर कर लीजिए तो आपका हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 20 में से 10 घट जाएगा, बचेगा केवल 10, है ना। और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, यहां तक अगर आप समझ गए, देखिए सवाल में जैसा कह रहा है हम उसी के आधार पे सवाल को हल कर रहे हैं, है ना, अलग से हम कुछ नहीं कर रहे, सवाल में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे हम सवाल को हल कर रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर आगे क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 माइनस 2 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर है आपका माइनस 10, और समीकरण 2 है हमारा, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y है ना, बराबर माइनस 10, बराबर माइनस 10 कर दिया, x माइनस 2y बराबर 10 है, और आपका समीकरण 2 है x माइनस 2y है बराबर है आपका 10 के। और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो घटाते वक्त जहां जहां प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे आपका प्लस है तो माइनस। अब एक माइनस प्लस एक कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस का 2y है और माइनस का 3y है, तो आपका 3 में से 2 घटेगा, माइनस वाला बड़ा है, तो आपका माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 10 मिलकर आपका माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमें 20। y क्या है भाई, सोनू की वर्तमान आय हमने y माना है, तो सोनू की वर्तमान आय हो गई आपका 20 वर्ष, आंसर हमें एक प्राप्त हो गया। अब इस y का मान देखिए समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख दीजिए, समीकरण 2 में रखना थोड़ा इजी है,
क्योंकि आपका यहाँ पे क्या प्लस में दिया हुआ है। तो आपका y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, सेंटेंस को पूरा कर लीजिएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 2y है, 2y, y का मान कितना निकाला है 20, तो y की जगह पे 20 बराबर है आपका 10 के, तो बराबर हो जाएगा आपका 10 के। और फिर देखिए x माइनस हो जाएगा 20 दूनी 40 बराबर आपका 10, और 40 उधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, तो 40 10 हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ से देखिए x बराबर 50 वर्ष। तो नीचे आप लिख दीजिएगा कि नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु 20 वर्ष है। आपको लास्ट में लिख देना है। यहाँ पे हमने माना है ना, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष माना है। तो आपका x और y का देखिए ऐसे मान निकलेगा। ठीक है। देखिए आपका अगला सवाल है। अगले सवाल को हल करने से पहले देखिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए, है ना। वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग में, और सवाल लिख के पढ़ाना, खड़े होके पढ़ाना, है ना, मेहनत तो है ही है। तो एक प्लीज लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। देखिए आपका सवाल है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यानी एक बहुमंजिल इमारत है, वहां से एक छोटे मंजिल को, छोटे मकान को देखा जा रहा है। तो मान लीजिए आपका एक बहुमंजिल, मान लीजिए यहाँ से बहुमंजिल मान लीजिए आपका ए बी है, क्या है, ए बी है, ठीक है। यहां से देखा जा रहा है, ऊपर से देखा जा रहा है ना। और किसको देखा जा रहा है, शिखर से देखने पर, इसके शिखर से कोई देख रहा है, कहां पे देख रहा है, 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचे भवन के, यानी 8 मीटर कोई तल है आपका, ये देखिए चित्र आपको खींच लेना है, ये हो गया तल, तल से आपका क्या 8 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए 8 मीटर ऊंचा आपका कुछ ऐसा भवन है, इस भवन को देखा जा रहा है ना। कहां से देखा जा रहा है, ये बहुमंजिल आपका ये भी है, और 8 मीटर ऊंचा भवन आपका ये, मान लीजिए इसको सीडी, ये 8 मीटर ऊंचा भवन आपका सीडी है, ठीक है। और फिर देखिए आपका इसको देखा जा रहा है, तो शिखर और तल के अनुमान कोण, शिखर और तल के, इस भवन का शिखर आपका सी बिंदु होगा, इस भवन का शिखर बिंदु आपका सी होगा, है ना। और इस भवन का जो तल बिंदु होगा आपका ये होगा। इन दोनों का अनुमान कोण, यहां से कोई देख रहा है तो इन दोनों बिंदु का जो, इन दोनों बिंदु पर जो अनुमान कोण बन रहा है वो 30 अंश और 45 अंश का बन रहा है। पहले किसको देख रहा है, शिखर को देख रहा है, और बाद में किसको देख रहा है, तल को देख रहा है। तो यहां से देखिए ये वाला कोण, यहां से देखिए इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ये वाला कोण आपका 30 अंश का बन रहा है, ठीक है, सवाल में ऐसा कर रहा है। और इसके तल का जो कोण बन रहा है वो 45 अंश का कोण बन रहा है, ये सवाल में ऐसा कह रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस जो बहुमंजिल है इसका ऊंचाई क्या होगा। तो यहां से आपको मान लेना है कि बहुमंजिल ए बी की ऊंचाई h है, ठीक है। और दोनों भवन, आपका भवन सी डी है और एक भवन आपका ए बी है, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों भवनों के बीच की दूरी मान लेना है आपको x है, ठीक है। इन दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या मान लेना है, x मान लेना है। तो यहां से देखिए आपका चित्र तैयार हो गया है इस सवाल के आधार पे। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हमने क्या माना है, h, और दो भवनों के बीच की दूरी हमने माना है, दो भवनों के बीच की दूरी हमने माना है x, ठीक है। तो आइए इसको हल कर लीजिए, चित्र बन गया, इसका मतलब सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। ए 8 है, तो आपका देखिए ये वाला बिंदु मान लीजिए आपका ए बी सी डी ई है, ये वाला बिंदु क्या है, ई है। ये 8 है तो ये भी आपका 8 होगा, है ना, ये भी आपका 8 होगा। और ये x है तो ये मान भी आपका x होगा, सी का मान भी आपका x होगा। तो यहां से देखिए मान लेना है, माना ए बी एक बहुमंजिल है। तो यहां से देखिए हल में सबसे पहले आपको मान लेना है, माना ए बी एक बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, और सी डी 8 मीटर ऊंचा भवन है। दोनों भवनों के बीच की दूरी बी डी बराबर x मीटर हमने माना है। यहाँ पे जो भी यूनिट है वो किसमें है, मीटर में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटर में सवाल में दिया हुआ है, तो सभी यूनिट आपका किसमें रहेगा, मीटर में रहेगा। आपको यहाँ पे लिख भी लेना है ना। तो आपका देखिए यहाँ से इसको हल करिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए ई सी में। आपका देखिए त्रिभुज ए ई सी में, एईसी में देखिए क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज ए एईसी में आपका देखिए tan 30 अंश लगाइए, tan 30 अंश, tan 30 अंश, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होगा। तो ये वाला कोण है तो इसके सामने वाला लंब होता है आपका देखिए ए ई, डिवाइड बाई आपका आधार क्या हो जाएगा, सीई, सीई। तो आपका देखिए सी का मान क्या, जो यहाँ पे दोनों भवनों के बीच की दूरी x है वही आपका सी का भी मान होगा। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा ए ई,
ए ई, ये देखिए पूरा h है, पूरा आपका क्या है h है, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा ए ई बराबर, यहाँ से देखिए ए ई बराबर निकाल लीजिए, ए ई बराबर आपका हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा h माइनस 8, पूरी डिस्टेंस हमने क्या माना है, h माना है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका h में से 8 घट जाएगा, h माइनस 8 हो जाएगा, तो ए ई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, h माइनस 8 और डिवाइड बाई सी, सीई, सी आपका जो बीडी का मान है वही आपका सीई भी है, तो बटे आपका x हो जाएगा, तो x बराबर देखिए आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका, x का इसमें गुणा करेंगे, √3 का ऐसे गुणा हो जाएगा, तो अंडर √3 कोष्टक में h माइनस 8 हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज, अब हम किसकी बात करेंगे, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में, आपका देखिए त्रिभुज एबीडी में क्या है, त्रिभुज एबीडी में tan 45 अंश होगा, बिल्कुल होगा भाई, tan 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो ए बी डी में आपका लंब होगा ए बी, लंब होगा आपका क्या, ए बी बटा बी डी, बटा आपका बी डी के होगा, तो यहाँ पे देखिए tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा ए बी पूरा हमने माना है h, क्या माना है, h माना है, और बी डी, बी डी, बी डी x है, तो आपका हो जाएगा x, तो यहाँ से देखिए x बराबर मिलेगा हमें क्या, h, x बराबर क्या मिलेगा, h मिलेगा, यहाँ से कह सकते हैं जो ये बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों समान है, यहाँ से x बराबर h हमें प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये भी है, ठीक है, तो इसको देखिए समीकरण नंबर 2 मान लिया, x बराबर h है, तो x बराबर क्या ऊपर मिला हमें, ऊपर देखिए x बराबर हमें मिला है अंडर √3 कोष्टक में h माइनस 8, तो इस x के जगह पे हम लिख सकते हैं इतना, ये जो x है इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर यहाँ से अंडर √3 कोष्टक में h माइनस 8 हमने निकाला है, और बराबर हो जाएगा आपका किसके, बराबर हो जाएगा h के, है ना, यही हो जाएगा ना, x बराबर h है, तो x का यहाँ पे जो हमने मान निकाला है उसको यहाँ पे पुट कर दिया है ना, तो आपका देखिए अंडर √3 का h में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा अंडर √3 h माइनस 8 करड़ी में 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका h के, तो यहाँ से देखिए क्या करिए आप, यहाँ से देखिए ये जो 8 माइनस अंडर √3 इसको उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, 8 अंडर √3 को उस साइड पक्षांतर करिए और h को इधर ले आइए, तो आपका देखिए हो जाएगा अंडर √3 इंटू आपका हो जाएगा h और माइनस h हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका माइनस 8 अंडर √3 उधर पक्षांतर होकर प्लस का 8 अंडर √3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए दोनों में h कॉमन है ना, h क्या है आपका कॉमन है, देखिए जगह थोड़ा कम है तो मैं इधर ही थोड़ा जुगाड़ करके सवाल को हल करने का प्रयास करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका h कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो आपका देखिए h हमने कॉमन ले लिया, जब h कॉमन ले लेंगे तो आपका कोष्टक में बच जाएगा अंडर √3 माइनस 1 बचेगा, बराबर हो जाएगा क्या, बराबर आपका 8 अंडर √3 है, क्या है बराबर का 8 अंडर √3 है, तो बराबर हम लिख लेंगे 8 अंडर √3, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 8 अंडर √3 हो गया, अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर यहाँ से 8 अंडर √3 डिवाइड बाई हो जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ से देखिए परमेयीकरण करेंगे, परमेयीकरण मतलब √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा और √3 प्लस 1 से नीचे भी गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी दिख रहा होगा, है ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर देखिए आपका क्या हो जाएगा 8 अंडर √3 का इतने पूरे में गुणा करेंगे, तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 3 3 अठे हो जाएगा 24, ऊपर 24 प्लस 8 करड़ी में 3 मिलेगा, 8 कड़ी में 3 का देखिए √3 प्लस 1 में हमने गुणा किया तो ऊपर ए मिल गया, नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रसार है, तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है, और फिर देखिए आपका 24 ऊपर देखिए 8 कॉमन है, ऊपर 8 आपका कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 8 3 प्लस अंडर √3 बचेगा, है ना, और नीचे देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 से इसको काट कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा, यानी आपका देखिए क्या हो जाएगा ये 4 कोष्टक में 3 प्लस अंडर √3, तो यहाँ से देखिए ऊंचाई का मान यही हो जाएगा, है ना, ऊंचाई का मान 4 कोष्टक में 3 प्लस अंडर √3 मीटर आप बोल सकते हो, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ऊंचाई का, और h बराबर x भी है, तो h बराबर x भी है, तो आप लिख दीजिएगा बहुमंजिल, बहुमंजिल ए बी हमने माना है ना, तो बहुमंजिल ए बी की जो ऊंचाई है 4 कोष्टक में 3 प्लस अंडर √3 मीटर है, और जो दूरी है दूरी का भी आपका वही आंसर रहेगा, तो यहाँ से देखिए सवाल हल हो चुका है आपका, h बराबर हमें ये आंसर मिलेगा, यानी ये जो बहुमंजिल ए बी है इसकी ऊंचाई आपका ये रहने वाला 4 कोष्टक में 3 प्लस अंडर √3 मीटर, और यहाँ से देखिए x बराबर h है, ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी समान है, तो आपका दोनों भवनों के बीच की दूरी भी आपका यही रहेगा, लास्ट में आपको लिख देना है अतः
दोनों भवनों के बीच की दूरी आपका 4 कोष्टक में 3 प्लस अंडर रूट 3 है और ऊंचाई भी आपका यही है, ठीक है। इस तरीके से आपको लास्ट में लिख देना है। तो देखिए आपका अगला सवाल नंबर 4 का अथवा वाला सवाल है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। जहां पे आपको √3 का मान ये पुट करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, चित्र ड्रा कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए कि क्या बनेगा। तो देखिए भूमि के एक बिंदु P से, भूमि पर एक बिंदु P है, मान लेते हैं कि आपका ये भूमि पे एक बिंदु P है, यहां से आपको मान लेना है। सबसे पहले मान लेते हैं भूमि पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, तो आपका ये P बिंदु भूमि पे हमने माना है, तो भूमि पे एक रेखा खींचेंगे और यहां से देखिए कोई भवन है, ये भवन है, ठीक है। इस P बिंदु से देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, ये जो हमने भवन माना है, मान लेते हैं ये भवन का नाम AB है, ठीक है। इस भवन का नाम हम क्या रख देते हैं, AB भवन है और ये 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इस भवन का जो शिखर है, शिखर आपका मतलब ऊपरी भाग, भवन का ऊपरी भाग आपका ये है और इस शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु P से 30 अंश का है, ठीक है। इस P पर उन्नयन कोण जो बना रहा है ये 30 अंश का बना रहा है, ये भवन का जो शिखर है, ठीक है। ये वाला कोण आपका क्या 30 अंश का बना रहा है, सवाल में ऐसा कर रहा है, ठीक है। और फिर देखिए भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये जो भवन का शिखर है यहीं पर एक झंडा लहराया जा रहा है, क्या एक ध्वज आपका लहराया जा रहा है। तो ऐसा चित्र बना लीजिए ध्वज का, है ना। एक ध्वज लहराया जा रहा है इस भवन के शिखर पर और पढ़िए एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु से इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ये ध्वज का आपका शिखर बिंदु आपका ये होगा, इस शिखर बिंदु का उन्नयन कोण इस बिंदु P से 45 अंश है, ऐसा सवाल में कह रहा है, ठीक है। यानी आपका ए वाला कोण आपका 45 अंश हो जाएगा, क्या ए वाला कोण आपका 45 अंश हो जाएगा। और इस शिखर वाले बिंदु को मान लीजिए ए बी हमने मान लिया, इसका मान रख देते हैं सी, ठीक है। सी बिंदु रख लेते हैं और फिर आपको पूछ रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई कितनी है, यानी ये लंबाई AC बराबर है ना, AC बराबर पूछ रहा है कि AC का मान कितना होगा। और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी मान लेते हैं x है और इस ध्वज दंड की लंबाई हम मान लेते हैं h है। इस ध्वज दंड की यानी ये जो भवन के शिखर पर झंडा लहराया गया है, इस झंडे की ऊंचाई h मान लिया और P बिंदु से भवन की दूरी हमने मान लिया x है। यहाँ पर देखिए मीटर में है तो सारा पैरामीटर h मीटर होगा, h आपका मीटर में होगा और x भी आपका मीटर में रहेगा, है ना। आपका 10 मीटर इस सवाल में दिया गया है इस भवन की ऊंचाई। और फिर देखिए हमने चित्र बना लिया, चित्र बन गया मतलब समझिए सवाल आप हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लेना है कि माना AB भवन की ऊंचाई है और भवन के शिखर पर लहराया गया झंडे की लंबाई AC बराबर h है और P बिंदु से भवन की दूरी आपका x मीटर है, ऐसा आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ देखिए हमने लिख लिया माना भवन AB और भवन के शिखर पर लहराया गया ध्वज आपका AC है, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमने माना है, माना ध्वज की लंबाई AC बराबर h मीटर, हमने ये चीज माना है, इसको आपको लिख लेना है h मीटर। और P बिंदु से भवन की दूरी, P बिंदु से भवन की दूरी भी हमने माना है, PB बराबर माना है x मीटर, ठीक है। ये हमने माना हुआ है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लीजिए आप। त्रिभुज ABP में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम त्रिभुज ABP को लेंगे। त्रिभुज ABP में देखिए आपका त्रिभुज ABP में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABP में tan 30 अंश है। ABP में ए वाला कोण क्या है 30 अंश का है, तो आपको यहाँ पे tan 30 अंश लगा देना है। tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब आपका इसमें AB रहेगा, लंब आपका AB रहेगा और आधार आपका PB रहेगा, आधार आपका PB रहेगा। तो यहाँ से tan 30 अंश का मान क्या होता है भाई, tan 30 अंश का मान होता है 1/कड़ी में 3, 1/कड़ी में 3 होता है tan 30 अंश का मान। तो रख दीजिए 1/कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा आपका क्या AB/PB। AB का मान 10 मीटर दे रखा है भवन का, है ना। तो 10/PB, PB का मान हमने माना है x, तो 10/x हो जाएगा, x का इसमें गुणा हो जाएगा। देखिए तो आपका x बराबर हो जाएगा 10 कड़ी में 3, 10 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का मान देखिए सवाल में दे रखा है 1.732, 1.732। तो यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा आपका 10 इंटू √3 का मान 1.732 आपको दे रखा है। 10 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 17.32 मीटर। तो यहाँ से देखिए x का मान हमें एक मान मिल गया, बिंदु बिंदु P से भवन की दूरी आपका कितना है 17.32 मीटर है। एक आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है।
सवाल में यह भी तो पूछा है बिंदु P से भवन की दूरी, तो बिंदु P से भवन की दूरी 17.32 मीटर है। और फिर देखिए आगे चलिए इसको हल करिए। आगे अब देखिए त्रिभुज हम लेंगे आपका CBP में। कौन सा त्रिभुज लेंगे अब? त्रिभुज CBP में, ठीक है, CBP में। तो देखिए CBP जब लेंगे तो यहाँ पे पूरा कोण 45 अंश का बन रहा है, तो आपका देखिए हो जाएगा tan 45 अंश। यहाँ क्या लगाएंगे? tan 45 अंश। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका होगा यहाँ पे BC और आधार होगा आपका PB। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 बराबर BC। BC देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये ऊपर वाला ऊंचाई क्या है? H है, तो 10 प्लस H हो जाएगा। BC आपका पूरा हो जाएगा 10 प्लस H हो जाएगा। और PB आपका x हमने निकाला ही है, तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर देखिए क्या करेंगे? x बराबर हो जाएगा आपका 10 प्लस H और x का मान कितना निकला है? 17.32। तो x के जगह पे हम लिख देंगे 17.32 बराबर 10 प्लस H। अब 10 को इधर पश्चांतर करेंगे तो आपका देखिए हो जाएगा 17.32 माइनस 10 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा H। तो यहां से देखिए आपका H बराबर क्या लिख सकते हो? H बराबर हम लिख सकते हैं 17 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 7.32 आएगा, 7.32 मीटर। तो यहां से देखिए H क्या है? इस ध्वज की ऊंचाई है, झंडे की ऊंचाई है। तो यहां से आपका देखिए बिंदु P से भवन की दूरी हमें मिल गया कितना? 17.32 मीटर और इस ध्वज की ऊंचाई हमें मिल गया 7.32 मीटर। यही दोनों आंसर हमें बताना था। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों ही हमने निकाल दिया। तो आपको नीचे लिख देना है अतः ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर है और बिंदु P से भवन की दूरी हमारा 17.32 मीटर है। ऐसा आपको लास्ट में उत्तर में लिख देना है। और सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर देना है। कि आपका सवाल नंबर 5 है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करिए। यह भी प्रश्न देखिए 6 नंबर का है ना। अगर ये सवाल आप कर लेते हो तो 6 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक शंकु उल्टे आकार का है ना। एक शंकु आपका उल्टे आकार का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चित्र आपको बनाना है, ठीक है। एक शंकु का चित्र आपको बना लेना है और इस शंकु की ऊंचाई आपको सवाल में दे रखा है और त्रिज्या दे रखा है। इस शंकु की ऊंचाई h बराबर आपको दे रखा है, यानी h देखिए आपका ये होता है ना, h आपका ये दूरी होती है h, ये आपका h होता है। ये केंद्र ऊपर वाले जो शंकु का ऊपर का भाग उसका केंद्र O मान लेता हूं और इसको A B और हम C मान लेते हैं, ठीक है। ये शंक्वा आकार का कोई बर्तन है, इसको उल्टा करके रखा गया है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या सभी सवाल में दे रखा है, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जो ये शंकु है इसके सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या r बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर सवाल में दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। ये दो चीज आपको सवाल में दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये जो शंकु है ये पूरा बर्तन है, इसमें पानी क्या है? ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से यानी शीशे की गोली जो है इस बर्तन में डाला जा रहा है, ठीक है। इस बर्तन में शीशे की गोली को डाला जा रहा है, सवाल में ऐसा कह रहा है और उस गोली का जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। गोला डाला जा रहा है, ठीक है। गोली नहीं आपका गोला डाला जा रहा है या गोली डाली जा रही है, ठीक है। तो डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है, यानी ये जो शीशे की गोली है इसमें जब डालते हैं, शीशे के गोले को जब इसमें डालते हैं तो जो पानी है पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको बताना है। तो यहां से देखिए सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालेंगे, है ना। शंकु का आयतन निकालेंगे। तो देखिए शंकु का आयतन बराबर होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपका शंकु के आयतन का सूत्र होता है। तो देखिए आपका 1/3 पाई को भी ऐसे ही रहने दीजिए, r स्क्वायर। यहाँ पर देखिए शंकु का त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो r के जगह पे हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे और इंटू h। h क्या है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई सवाल में दे रखा है 8, तो h के जगह पे हम 8 लिख लेंगे। और फिर देखिए इसको हल करिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 और 25 का 8 में गुणा कर देंगे तो 25 8 हो जाएगा 200, यानी ऊपर इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 200 पाई
पूरे के बटे हो जाएगा 3, है ना। 5 का स्क्वायर किया 25, 25 का गुणा 8 में किया तो 200 और पाई है तो 200 पाई बटे 3। तो यहाँ से शंकु का आयतन आपका इतना हो जाएगा। यूनिट हमारा सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट हो जाएगा घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर ऐसा कर सकते हो, या आप सेमी क्यूब भी लिख सकते हो। ये दोनों में से कोई एक आप लिख देना है ना। तो यहाँ से देखिए शंकु का आयतन हमें निकल गया 200 पाई बटे 3। ये पूरा शंकु का आयतन है। अब देखिए क्या करिए, जो शीशे की गोलियां इस शंकु के बर्तन में डाली जा रही है उसका भी आयतन निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, यहाँ पर देखिए गोले की त्रिज्या आपको दे रखा है, ठीक है। कोई गोले आकार की कोई गोलियां है शीशे की, इसकी त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या कितना दे रखा है, गोले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर आपको सवाल में दे रखा है, ठीक है, गोले की त्रिज्या। तो गोले का आयतन हम निकाल लेंगे, ठीक है। जो बर्तन में डाली जा रही है उस गोलियों का आयतन निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो आपका यहाँ से आपको निकाल लेना है गोलियों का आयतन। तो गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका फार्मूला होता है। और आर बराबर यहाँ से देखिए क्या दिया गया है सवाल में, 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान है आपका 0.5, तो 0.5 का क्यू हो जाएगा। अब 0.5 का क्यू करिए, आपका क्या हो जाएगा 125, आपका 125 और 3 बार गुणा करेंगे तो दशमलव आपका इधर कहीं लगेगा, 0 दशमलव इतना आएगा। 4 आपका यहाँ पे है 3 × 4 और पाई भी है 3 × पाई और पूरे के बटे हो जाएगा आपका 3। अब 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, 4 से इसमें गुणा कर लेंगे तो 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8 2 10 का 0 और फिर 4 इकाई 4 1 5। तो यहाँ से देखिए हमें मिलेगा 0.5 इंटू पाई, इंटू आपका पाई, पूरे के बटे हो जाएगा 3 घन सेमी। इसको यहीं पे रहने दीजिए, इतना ही, ठीक है। ऐसे ही इसको रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए अब आपको निकाल लेना है कि शीशे की गोलियां जब इस शंक्वाकार बर्तन में डाली जा रही है कितना पानी बाहर आ रहा है, कितना पानी बाहर आ रहा है। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो इस शंकु का जितना आयतन होगा उतना ही पानी तो इसमें भरा होगा, इस शंकु का जितना आयतन होगा उतना ही पानी इसमें भरा हुआ है। तो इस शंकु का आयतन यहाँ से हमने निकाला है 200 पाई बटे 3, 200 पाई बटे 3 और इसमें से पानी कितना निकल रहा है 1/4 भाग। तो इस शंकु का जो आयतन निकाला है उसका अगर 1/4 कर देंगे हमें निकले हुए पानी का आयतन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप निकले हुए पानी का आयतन। तो यहाँ से देखिए निकले हुए पानी का आयतन बराबर हो जाएगा, कुल शंकु का आयतन कितना है, इसमें जो पानी भरा है, जो शंकु का आयतन है उतना ही पानी भरेगा, है ना। जो शंकु का आयतन है उतना ही पानी भरेगा। तो शंकु का आयतन कितना निकाला हमने 200 पाई बटे 3, 200 पाई बटे 3 ये शंकु का आयतन है। अब कितना पानी निकल रहा है बाहर, इसमें जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 पानी बाहर निकल रहा है और इसका आयतन हमने कितना निकाला है 200 पाई बटे 3। तो 200 पाई बटे 3 ही इसमें पानी भरा हुआ है, 200 पाई बटे 3 ही इसमें पानी भरा हुआ है। तो 1/4 भाग क्या बाहर निकल रहा है, तो 200 पाई बटे 3 का 1/4 करेंगे, है ना। तो हमें ये पता लग जाएगा कि निकले हुए पानी का आयतन क्या है, यानी कितना पानी बाहर निकला है। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 से कट जाएगा, 4 पंचे यानी ऊपर आपका देखिए 50 पाई बटे 3 हमें मिल जाएगा और ये भी आयतन है तो आपका घन सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। ये भी आपका घन सेंटीमीटर में होगा। अब देखिए यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद गोलियों की संख्या कर देना है आपको, गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या देखिए कितना होगा, जितनी गोलियां इसमें डाली गई हैं उतना ही पानी बाहर निकला है ना। तो जितना पानी बाहर निकला है, निकले हुए पानी के आयतन में गोली के आयतन का भाग दे देंगे तो हमें गोलियों की संख्या मिल जाएगा। निकले हुए पानी के आयतन में जो गोलियों का आयतन है, एक गोली का आयतन से अगर भाग देंगे तो हमें कुल गोलियों की संख्या मिल जाएगी। तो यहां से आपको लिख देना है गोलियों की संख्या, गोली का आयतन। तो यहां से देखिए गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकले पानी का आयतन बटे गोली का आयतन, यानी जितना पानी बाहर निकला हुआ है गोलियों को डालने पर, ठीक है। इस शंक्वाकार बर्तन में क्या शीशे की गोली डाला जा रहा है, ठीक है। तो शीशे की गोली के आयतन से अगर निकले हुए पानी के आयतन में भाग दे देंगे तो हमें गोलियों की संख्या मिल जाएगी। तो यहां से देखिए बाहर निकले पानी का आयतन, गोलियों की संख्या को हम n मान लेते हैं ना, गोलियों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। इधर हल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो गोलियों की संख्या n हमने मान लिया है, तो आपका देखिए n बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाहर निकले पानी का आयतन हो जाएगा 50 पाई बटे 3, 50 पाई बटे 3 हो जाएगा। और फिर नीचे क्या है, गोली का आयतन, गोली का आयतन, गोली का आयतन कितना निकाला हमने, गोलियों का आयतन हमने निकाला यहाँ देखिए 0.5 पाई, 0.5 पाई बटे में भी कुछ है, 0.5 पाई बटे 3 है ना, बटे में 3 है। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में आपका देखिए ऊपर हो जाएगा 500
पाई और नीचे आपका 0.5 पाई है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई भी कट जाएगा, है ना? ऊपर देखिए 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 500 और नीचे 10 से गुणा करेंगे तब का हो जाएगा 5। 5 से देखिए 5 एकम 5, 100 बार में इसको काट देगा। तो n बराबर हमें मिल जाएगा 100। तो गोलियों की संख्या ना यहाँ पे देखिए बाहर निकल रहा है तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस देखिए शंक्वाकार बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या हो जाएगा 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है? तो ये देखिए कक्षा 10 गणित का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के सभी सवालों को हल करके हमने बता दिया। इसका देखिए अथवा वाला 5वां का केवल अथवा वाला सवाल आपका बचा हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए आपका 5वां का एक सवाल ये हो गया और अथवा वाला देखिए आपका सवाल क्या है? अथवा वाला आपका सवाल देखिए ये है, ठीक है? अथवा वाला सवाल आप देख लीजिए आपका, है ना? ये अथवा वाला सवाल है। अब आप वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कीजिएगा, तो ये वाला भी सवाल हम आपको हल करके अलग से एक वीडियो हम डाल देंगे अपने चैनल के ऊपर, है ना? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए।